आप लोगों ने मुझे फेयरवेल का इनविटेशन दिया, आप सबका शुक्रिया। अच्छा जी, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? क्या? इंड्यूस स्टेट मॉडल। ओके, सो गैस में ऐड ऑन करने वाला पेज का सेक्शन किधर गया? कौन सा वाला? लास्ट में? राइट और लेफ्ट? राइट। इतनी फुल पेज व्यू पे तो हम हैं ऑलरेडी। किधर? ये नीचे किधर? ये चाहिए। अच्छा, ये हमारे लास्ट क्लास के टॉपिक्स है ना, आई गेस। एंजाइम ही स्टार्ट किया था हमने। ओके, एंजाइम्स के अंदर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। आज हमारे पास एंजाइम्स हम एंड कर देंगे। ये टाइप्स ऑफ एंजाइम्स था, मोड ऑफ एक्शन शुरू कर दिया था जिसमें लॉक-इन की मॉडल है और उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल है। फिर उसके बाद जो है वो ये हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए थे एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट के। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। बस ख़त्म हो गया चूहा, बस चला गया चूहा। जी बच्चे, अरे वाह, थैंक यू यार। एक और इनविटेशन आया मेरे पास। अरे एक मिल गया था मुझे। फेयरवेल इनविटेशन सरदील, माशाल्लाह। स्टिकर्स देख लिए मैंने यार, अच्छे हैं यार। नीचे वाला स्टिकर सिमिलर है मुझसे काफ़ी, माशाल्लाह। फेयरवेल पार्टी 2026 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड ईयर B1। अच्छा ओके, अलग अलग दे रहे हो तुम लोग, हैं जी। हैव ऑनर टू इनवाइट रिस्पेक्टेड सरदील, थैंक यू। 5 फरवरी वही है ना, एक ही जगह हो ना तुम लोग? अच्छा तो मैंने अच्छा, थैंक यू भाई। आप लोग का B1 है। अच्छा सही। और भी कुछ है अंदर?
चले भाई, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू गाइस देयर सूनर और लेटर। तैयारी होगी सारी आप लोग? क्या क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ कर रहे हो वहाँ पे? नहीं कर रहे? अल्लाह, ड्रेस डिसाइड नहीं हो रहा। ये लोग तो मुंह धो के आ जाएंगे, तुम लोग मुंह धो के नहीं आना, नहीं तो पहचान में नहीं आएंगे सारे। सही है, बात वही बोल रहा हूँ, बाकी तो मुंह धो के आ जाएंगे। अच्छा भाई, चले पढ़ लें अब थोड़ा सा। हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये हमारे इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक रह गया है, और दूसरा बल्कि एक और है इनहिबिशन का। बल्कि मेरे ख्याल से मुझे ना आपको वो पहले कराना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ, अभी याद आया मुझे। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटर। नाम से पता लग रहा है इसका मतलब। एक्टिवेटर बेसिकली आप उन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को कहेंगे those which can increase the activity of एंजाइम को बढ़ाने वाले जितने स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिवेटर कहलाते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमारी बुक्स के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर फॉर विच एंजाइम? ये पता होना चाहिए आपको। फॉस्फेटेस। एंड जिंक is an activator for which enzyme? Carbonic anhydrase। दोनों वर्ड के आखिर में एज आ रहा है, दैट शोज इट इज अ नेम ऑफ एन एंजाइम। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से अगर हम बात करें इसके अपोजिट, हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है, उसको बोलते हैं हम इनहिबिटर। जिस तरह आपने ऊपर पढ़ा कि ये वो स्ट्रक्चर्स हैं विच कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं दोज विच कैन डिक्रीज, या फिर इसमें क्या बोलना चाहिए, डिक्रीज के साथ साथ एक और अंग्रेजी ज़बान का वर्ड होता है इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब डिक्रीज करना ही है द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। जिस प्रोसेस की मदद से ये इनहिबिटर्स एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को डिक्रीज करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मतलब द फिनोमेना इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। जब इनहिबिशन के बारे में बात आ ही गई है तो फिर हम बात कर सकते हैं इनहिबिशन की टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहिबिशन डू वी हैव? वी हैव यूजुअली 3 टाइप्स। नंबर 1, इनहिबिशन के अंदर जो सबसे पहली टाइप आती है उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का वर्ड कंपटीशन से निकला है, जिसका मतलब होता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ रेस एंड द रेस इज गोइंग टू बी बिटवीन 2 ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, हाँ भाई, क्या रखें? सही है, ये अच्छा है, कंफर्टेबल है, लग रहा है ना? आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माई मोमेंटम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉडी ऑफ एन एंजाइम, और इस बॉडी ऑफ एन एंजाइम के ऊपर अटैच होना है, फॉर एग्जाम्पल इस ये कौन है? ये सबस्ट्रेट्स हैं अच्छे से। लेकिन सिंस हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनहिबिशन का टॉपिक, तो इनहिबिशन के लिए हमें इनहिबिटर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है, ये है द ग्रुप ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, ये इस तरह के दिखते हैं, a group of bad students and a group of good students।
इन दोनों को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी थी। ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट्स जो हैं सबस्ट्रेट, इन्हें पता है कि ये अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कौन से नोट्स से पढ़ते हैं। ये बिल्कुल आपकी तरह नहीं है, इन्हें हर चीज़ का पता होता है, रियलाइजेशन है, इनको अपनी एवेल्यूएशन का पता है, ख़ुद से पढ़ना है ये भी पता है। ये जाने पहचाने ये हैं आप, बिल्कुल मैसी, अजीब गरीब, दिमाग के अंदर ऐसा चल रहा है कुछ हर वक्त। तो ये वो हैं जिनको अभी तक रियलाइज़ नहीं हो पा रहा कि हमें किस तरह पढ़ना है, किस तरह से नहीं। और ये बिल्कुल आप जैसे इसीलिए हैं क्योंकि इनको एक दिन जज्बात इनके उमड़ के बाहर आने लगे और इनको बहुत ज़ोर से पढ़ाई आने लगी। तो ये एक दिन सोचने लगे कि यार आज अब हम भी पढ़ेंगे। तो जब अब हम भी पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने के लिए क्या करना है? हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले इनको कॉपी करना पड़ा, अ ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट्स को। इन्होंने सोचा ये जिस नोट से पढ़ रहे हैं, ये जिस सर से पढ़ रहे हैं, जिस जगह पढ़ रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, हम इसको कॉपी करते रहें। तो बेसिकली दे हैव मॉडिफाइड देमसेल्व्स। तो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप इस वाली कहानी के अंदर ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। और ये जो मॉडिफाइड करने के बाद जो इनकी फॉर्म्स बनी, दे वर लुक अलाइक ऑलमोस्ट द सेम वे just as with the inhibitors, right? Now the day comes when the examination is here. At the day of examination there is going to be a race between these two groups, and since we are studying inhibitions, तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव का वर्ड डिराइव हुआ है कॉम्पीट करने से। कौन किसको कम्पीट करेगा, मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ रेस। तो पता ही लगा द ग्रुप ऑफ इनहिबिटर्स इज गोइंग टू कम्पीट द ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट। तो एट लास्ट इस बॉडी ऑफ एन एंजाइम के ऊपर ये जो इसकी एक्टिव साइट्स थी, यहाँ लगना तो सबस्ट्रेट को था, लेकिन ये इसको कम्पीट कर गए और यहाँ पे जाके अटैच हो गए एक्टिव साइट्स पे। भले आप इनको अच्छी जगह दे दें, एक्टिव साइट्स पे अटैच हो गए, लेकिन करेंगे ये वही जो कि ये थे। मतलब आखिर में सब बोलते हैं ना, बल्कि छोड़ो भी रिकॉर्डिंग चल रही है यार। खैर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देता नहीं तो ये बात। खैर ये जो है नहीं लिखना लिख दूंगा तो वो नहीं नज़र आएगा, मतलब रिकॉर्डिंग में है। अच्छा बोर्ड पर तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इसमें ये है कि बेसिकली ये जो इनहिबिटर्स हैं, ये जब एक्टिव साइट पे भले अटैच हो जाएं, लेकिन सिंस इनका काम क्या है आपको पता है कि दे डू व्हाट, दे इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ पे इनहिबिशन मुकम्मल हो जाएगी। ये आसान सी स्टोरी आपको लग रही है, लेकिन इसमें कुछ खास पॉइंट्स हैं। नंबर वन पॉइंट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वाली पूरी स्टोरी के अंदर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपको पता लगा कि देयर वाज अ कंपटीशन। नंबर 1 आपको पता लगा द कंपटीशन वाज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू ग्रुप्स। सो हाउ मेनी ग्रुप्स वर देयर? 2। उसका नाम मैं नहीं लिख रहा, सामने लिखे में। एक है ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा ग्रुप ऑफ। तीसरा आपने देखा कि यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हुई। किसकी मॉडिफिकेशंस हुई? इनहिबिटर्स की। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो पास्ट पेपर का सवाल है वो ये पूछते हैं कि विच साइट इज यूटिलाइज्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कौन सी जगह इस्तेमाल हुई है? एक्टिव साइट्स पे इस्तेमाल हुई है इस टाइप ऑफ इनहिबिशन में। और आखिरी सवाल बाद में पूछूंगा। यहाँ पे कोई सवाल नहीं। दूसरी टाइप है हमारे पास, इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब सिंस द नेम रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ नॉन कॉम्पिटिटिव, इज देयर एनी कॉम्पिटिशन इन दिस फिनोमेना? नो। इफ देयर इज नो कॉम्पिटिशन देन व्हाट अकर्स इज, यहाँ पे कोई दो ग्रुपिंग भी नहीं होती। बॉडी ऑफ एन एंजाइम आ गया और डायरेक्टली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं किसकी? आप समझ लें सबस्ट्रेट्स की। ठीक है, सॉरी मैंने सबस्ट्रेट बोल दिया गलती से। ये कौन है? इनहिबिटर्स हैं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव है क्योंकि देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन एनी ग्रुप्स। यहाँ पे एक ही ग्रुप है जिसका ताल्लुक, जिसका क्या नाम है? इनहिबिटर है। ये डायरेक्टली इनहिबिशन कराएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? वहाँ आपको मैंने पूछा था कि वो पहले कौन सी साइट इस्तेमाल करते हैं, और जिसको करने के लिए उन्हें अपने आप को क्या करना पड़ा? मॉडिफाई। यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे एनी ऑफ दीज इनहिबिटर्स आर गोइंग टू गेट बाइंड फर्स्टली ऑन द एलोस्टेरिक साइट्स।
ये किस पे अटैच होगा? फॉर एग्जांपल एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होगा। नाउ व्हाट डू दे डू? आपको पता है यहाँ से कौन सा फिनोमेना अप्लाई किया जा सकता है? व्हेन समबडी इज अटैच्ड ऑन द एलोस्टेरिक साइट, so what occurs? What happens is modification of what? एक्टिव साइट्स। तो पहली बात तो ये देखिए, एक्टिव साइट्स मॉडिफाई कर ली इन्होंने अपने शेप एंड साइजेस के अकॉर्डिंगली, सही है। जब यहाँ पे ये एक्टिव साइट्स मॉडिफाई हो जाती हैं, नाउ दीज इनहिबिटर्स आर रेडी टू गेट बाइंड वेयर ऑन द एक्टिव साइट्स। अब यहाँ पे कभी आपके पास सवाल आ जाए तो सवाल ये होना चाहिए, ये हो गया एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिक्रीज्ड एंड द एंजाइम इज इनहिबिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या वाज देयर एनी कंपटीशन? देयर वाज नो कंपटीशन, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था। वाज देयर एनी ग्रुपिंग? यहाँ पे कितने ग्रुप थे? वहाँ 2 थे, यहाँ पे एक ही है, और वो कौन है? इनहिबिटर। पॉइंट नंबर 3, वहाँ पे आपने कौन सी साइड यूज की थी? यहाँ पे कौन सी साइड यूज की है? एलोस्टेरिक साइड। नहीं, यही तो सवाल करना है, यही तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इनिबिशन की जो प्राइमरी जो बेस थी, इनिबिशन जो इनिशिएट किया था, वो कौन सी साइड पे कर अटैचमेंट होके किया? वहाँ इनिबिटर डायरेक्टली कहाँ बाइंड किए थे? तो यहाँ इनिबिटर पहले कहाँ डायरेक्टली बाइंड किए? एलोस्टेरिक वाज द बेस, ठीक है। तो वहाँ पे वो इसकी वजह से इनिशिएशन होती है इनहिबिशन प्रोसेस की। अगर वहाँ अटैच नहीं होते, अगर बोथ हो ही नहीं, एलोस्टेरिक बोथ है ही नहीं, एक साथ क्या 2 जगह पे लग सकता है? तो फिर अब मेरा एक सवाल है, आप लोगों को कोई सवाल है? चलें पहले बाद में पूछेंगे, मैं अभी अपना सवाल। एक और तीसरी हमारे पास टाइप है जिसको कहते हैं अनकॉम्पिटेटिव। अनकॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन कहा जाता है कि इट इज़ वन ऑफ दोज टाइप विच इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इनहिबिशन। ये है ही वो टाइप विच इज़ कंसीडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप। कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ इनहिबिशन क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि द इनहिबिटर्स will inhibit in between the reaction, मतलब रिएक्शन के दरमियान में, किताबों में अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं इन द मिडल ऑफ द रिएक्शन। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समटाइम्स द इनहिबिटर्स विल गेट बाइंड ईदर ऑन, if inhibitors will get bind either on the active site and sometime either on the allosteric site. So यहाँ पे इसकी complicated है because it gets messed up, it's always confused state। किसी भी रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद कहीं पे मिडिल ऑफ द रिएक्शन में इनहिबिशन हो जाती है, कहीं पे भी अटैचमेंट हो सकती है यहाँ पे इनहिबिटर्स की। अब इन आउट ऑफ ऑल दीज 3 टाइप्स आपने पहली देख ली, ये रही कॉम्पिटेटिव स्क्रीन पे, आपने देख लिया। दूसरा नॉन कॉम्पिटेटिव, अब सवाल लिख रहा हूँ मैं, और से देखिएगा। तीसरा ये स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन इज कि विच टाइप ऑफ इनहिबिशन इज रिवर्सिबल एंड व्हाई। जी, सवाल का जवाब में ऑप्शन में ए बी सी डी, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, बोथ ऑफ दीज एंड अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। बताइए, ए बी सी डी। ए, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग ए? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, वाई ए? खा रही हो? राइस खा रही हो? पराठा? हाँ बता। हाँ तो क्या हुआ, खा लो, क्या हर वक्त थोड़ी रहेगा, जिंदगी भर थोड़ी रहेगा पराठा, जब तक क्या हम इंतजार कर लेंगे, मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आज हम टेंशन नहीं है। ये बोलो आप, बोलो। ये जवाब दिया ना,
बस हर वक्त नुमाइंदगी रहे क्लास में, हम एक्टिव हैं, मतलब सब हाथ उठा रहे हैं, मेजोरिटी का बस ये जी। अच्छा नहीं हो रहा था। अच्छा पीछे पीछे कौन बैठे हैं चुप के? दो लोग। एक तो वैसे ही तुम लोग इतने छुपे हुए, और छुप के बैठ जाओ पीछे, आगे आगे बैठ जाते। नजर आ रहा है? बताइए ये क्यों हाथ उठाया आप लोगों ने? उठाया था ना, बताओ ये कैसे? क्योंकि इसमें जो एंजाइम है उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। अगर शेप चेंज हो जाएगी तो फिर तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन इसमें नहीं हो रही तो ये रिवर्स हो सकता। अच्छा चलो मैं आप ही से सवाल करता हूँ दूसरा। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता, इसकी जगह ये लिखा होता, आप क्या जवाब होता? नॉन कॉम्पिटेटिव। वजह बताओ। क्योंकि उसमें जो एक्टिव साइड है उसकी शेप चेंज हो रही है, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। जवाब दोनों सही दिए इन्होंने। असल में पहला जो सवाल का जो रीज़न आपने दिया वो आप और अच्छा दे सकती हैं। वो रीज़न आपने दूसरे वाले का उठा के उस पर ज़बरदस्ती थोपा, तभी मैंने दूसरा सवाल आपसे किया। दूसरे पे वो सही अप्लाई होता है, जो आपने की सोच है वो दूसरे सवाल के लिए सही है। समझ में आ रहा है सबको? यानी अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूँ। पहले सवाल का जवाब है बेटा, इन्होंने सही कहा था, आप ज़्यादातर बच्चों ने सही कहा था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। किसी और को कोई रीज़न देना है कि ऐसा क्यों? हाउ कैन वी रिवर्स इट? सवाल ये है कि हाउ कैन वी रिवर्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जी सवाल पे सवाल पूछना चाह रही हैं आप? पूछ रही हैं मुझसे, बजा रही हैं? बिल्कुल लग सकता है, तो कैसे लगेगा? एग्जैक्टली ये वही बातें जो आप सब बोलना चाह रहे हैं एक साथ, तो मैंने आपको कंबाइन कर देता हूँ। यस द आंसर इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बट हाउ कैन वी रिवर्स द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन? बाय इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दिस इज द कंप्लीट आंसर। यस वी कैन रिवर्स दिस बिकॉज क्योंकि कंपटीशन है ना, एंड कंपटीशन वाज बेसिकली बिटवीन टू ग्रुप्स। तो आप किस ग्रुप की तादाद बढ़ा दो भाई? तो आप सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली एक टाइम ऐसा आएगा कि वेन एवर दे वर कम्पीटिंग एंड दे वर रीचिंग आउट टू द एक्टिव साइट्स, ये इनको कम्पीट कर रहे थे बार बार, तो आप इसकी तादाद बढ़ा दोगे, चांसेस टू कम्पीट द सबस्ट्रेट नाउ विल इंक्रीज। तो ये रिवर्स पॉसिबिलिटी, ठीक है। वेयर एज जो दूसरा सवाल पूछा मैंने उसका भी जवाब इन्होंने सही दिया था। अगर इसकी जगह के ऊपर क्या होता अब लिखा हुआ कि यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे होते, नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है और क्यों, तो उसका जवाब क्या था? उसके लिए आप जवाब क्या लगाते? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज एन इरिवर्सिबल फिनोमेना, जिसका जवाब इन्होंने सही दिया। वो इरिवर्सिबल क्यों है? कोई और बताए, क्या समझ में आया? नहीं ये रीज़न ही नहीं है, उसने रीज़न दिया है, अभी आप लोगों ने सुना नहीं। एग्जैक्टली उन्होंने यही बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब कभी इनहिबिटर जब यहाँ अटैच हो जाता है ना, कौन सी जगह, ये एलोस्टेरिक साइट्स के ऊपर, तो वो किस में मॉडिफिकेशंस पैदा कर रहा है? एक्टिव साइट्स में। और वो जब एक्टिव साइट्स पे मॉडिफाई हो गई तो वो किसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हुई हैं? इनहिबिटर्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हुई हैं। एग्जैक्टली द सेम। तो जब इनहिबिटर्स इनएक्टिव साइट्स पे इनहिबिशन कराने के बाद when they leave out these spaces, when they leave the active sites, so the active sites are actually permanently changed as per the shape and sizes of those inhibitors which came in their life long ago for the very first time. भले अब उसके बाद कोई भी आ जाए, कोई इसकी जगह नहीं ले सकता, वो वाली कहानी हुई है। पहला ही होता है। तो ये यहाँ पे वो कहना ही चाह रहे हैं कि हमारे पास कि जब वो इनहिबिटर्स यहाँ पे आए, तो इनहिबिटर्स जब यहाँ से चले जाएंगे तो हमेशा एक्टिव साइट जो है वो उन्हीं की याद में चलती रहेंगी, और असल में सबस्ट्रेट जो है कोई भी उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री शेप एंड साइज के अवेलेबल नहीं होता। सो दिस एंजाइम विल नेवर गेट रीएक्टिवेटेड, दैट मीन्स इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आर यू गेटिंग समथिंग? ओनली समथिंग और द टॉपिक? ओनली समथिंग, आई गेट इट।
अनकॉम्पिटेटिव का थोड़ा सा इसलिए नहीं बता पा रहे हम क्योंकि हमें खुद ही नहीं बताया गया उन लोगों ने जी। अनकॉम्पिटेटिव इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स टाइप कंसिडर होती है, उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि हमेशा हमेशा ये जब भी इनिबिशन होगी तो किस साइड के थ्रू की जाए, और उसका टाइम प्लान नहीं डिसाइड किया गया। तो कहा जाता है कि मतलब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस जो जैसी एंजाइम कभी भी इनिबिट हो जाए तो कंसिडरेबल है कि इट इज़ ड्यू टू, क्योंकि मिडिल ऑफ द रिएक्शन में होता है, इन बिटवीन द केमिकल चेंजेस होता है, तो इट कुड बी ड्यू टू द अनकॉम्प्लिकेटेड वन। तो ये फीडबैक इनिबिशन और ये सेम है? नहीं वो अभी बताएंगे, वो होता है कि उसके ऑन प्रोडक्ट वो अभी आप ना छेड़ें तो बेहतर है, आगे आएगा, आगे आने वाला। एक्टिवेटेड। जो भी आपने बात की वो आगे आने वाली है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको गौर से सुनिएगा। और एक और बात सुन लें जब तक आप लोग कॉपी कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री क्लास में आपको ऑलरेडी एक छोटा सा ब्रेक मिलता है बीच में, शायद 1:15 बजे मिलता है, 5 मिनट का मिलता हो, 10 मिनट का मिलता तो है ना, वो नहीं लेंगे अब आप आइंदा से सब लोग, सही है। अब आप ब्रेक लेंगे, क्लास के एंड में मैं सर से बात कर लूँगा कि पहले ही छोड़ दें क्लास, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि देखो ना मेरा टाइम थोड़ा सा लैग कर जाता है, मुझे पता है आप थके हुए होते हैं, ब्रेक चाहिए, 2 घंटे की है पहले। भले 2 घंटे की है, अगर वो इशू नहीं है मुझे, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम उसको, आप लोग कॉपी करते रहो इसलिए टाइम बचा रहा हूँ, ये डिस्कस कर लेंगे कि आप उसमें 10 मिनट पहले ऑफ ले लें, दैट इज़ द सेम थिंग द अदर वे अराउंड, एक ही बात है वो, तो उसमें आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर इफ़ यू गाइज गेट ऑफ बाय 1:50 so you will get 10 minutes from till 2 o'clock, then 5 to 10 minutes more till 2:10, so 10 past 2 20 minute is more than enough, okay, for any of the break, any of the prayers, then you guys can easily get back to 2:15 at least, तो 2:15 तक आप फिर भी आ सकते हैं, तो 2:15 पे एटलीस्ट वी कैन टेक अ स्टार्ट। और कौन कौन क्या क्या कर रहा है बताओ तो सही यार, क्या क्या तैयारियां हो गई फेयरवेल वगैरह में? फेयरवेल में कौन क्या क्या कर रहा है? होस्टिंग कर रहे हो, सारे होस्टिंग कर रहे हो? रोस्टिंग, अच्छा रोस्टिंग में बोले मैं पहले करके दिखाओ मेरी क्या क्या रोस्ट करो। क्यों ज़्यादा करो ना यार, मतलब आई वुड लव टू सी यू गाइस, ज़्यादा करो, मुझे मसला नहीं। हाँ मगर करोगे क्या, वो करके दिखाओ भाई, मुझे सब इजाज़त है, पर्सनल करो तुम लोग, टेंशन ही नहीं है। नहीं 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 मैं आई वोंट गेट डिफेंडेड, बट थोड़ा सा मुझे एक वो दिखा दो इसका, एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर। तो वो कौन कर कौन रहा है, तुम कर रही हो? अच्छा नहीं, हाँ हाँ, तो मतलब यू गाइस आर अलाउड, आई वोंट हैव एनी इश्यूज। मज़ा नहीं आया ना उस पर, अगर हंसी नहीं आई ना मुझे, मैं फिर आ जाएगी। अच्छा हाँ मैं नहीं होता यार, मैं हम नहीं, बेगम से नाराज़ नहीं हो पाया आज तक, तो वन ऑफ द इरिटेटिंग subjects on planet Earth. So how would I get offended easily by through roasting? मतलब it's next to nothing. Competitive? Okay. Okay, the next topic is factors affecting enzymes activity, and it is very interesting since उसके 2-3 factor
मैं कहूँगा बल्कि एक ही फैक्टर ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा समझने का है। नहीं, आगे करूँ? जल्दी करो ना। फिर एक लड़का बोले अगर मैं एमबीबीएस में नहीं हुआ फिर मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। पॉलिटिक्स वो तो एमबीबीएस के साथ बगैर किसी में भी कभी भी जा सकते हो, मसला नहीं है, अभी भी जा सकते हो, अभी चले जाओ। वहाँ भी चले जाओ। कौन सी आप पार्टी को सपोर्ट करेंगे पॉलिटिक्स में? कराची में पीपल्स क्या सोचा है आपने? अपना विंग बनाएंगे कोई? नहीं, किसी को सपोर्टर हैं आप? फिर भाई हैं पॉलिटिक्स में? अच्छा, कौन सी उसमें पार्टी में? पीवी वट जी, मैं अपनी बेगम का सपोर्टर। मैं हर जगह जाके उसको प्रमोट करता हूँ। आई सपोर्ट हर एवरी टाइम whenever she is carrying a baby or whenever she is carrying anything, I support her. हैं जी? बेटा ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है ये। जी जी, मेरे पास फ्लैग ही फ्लैग है। चले भाई स्टार्ट करें। इतना तो पढ़ाया नहीं है जितना आप लोग टाइम ले लेते हैं मुझसे यार। ओके ओके, एक मिनट, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। ये रफ स्केच तो आप लोग खुद भी जल्दी से बना सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स मेंशन करने हैं आज जो 2-3 मैंने लिखे हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल डायग्राम होती है बेसिकली जो कि इस्तेमाल की जाती है टू पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट फॉर एंजाइम्स एक्टिविटी। और कुछ पढ़ा एक हफ्ते में या नहीं पढ़ा है? पढ़ाई की कि नहीं की? बायो की नहीं की? नहीं, मैं इंटरमीडिएट का नहीं, एप्टीट्यूड का पूछ रहा हूँ। एप्टीट्यूड में फिजिक्स पढ़ा है सिर्फ? चलो फिर पछताओगे आगे, अब क्या करेंगे। चले आगे। अनकॉम्पिटिटिव करें, जल्दी कर लें। अच्छा, while writing when I am speaking you guys can also write if you are able to. If you think you can't तो वो एक अलग बात है। अगर आपको लगे कि आप एक वक्त में एक काम करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी पे है, मसला नहीं है। मगर if you want to write it down the same way when I am writing so you guys can. लेकिन हाँ, समझ में नहीं आता तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर आपकी मर्ज़ी है, आप रुक सकते हैं। बाज़ औक़ात मुझे खुद ही आपको रुकवाना होता है तो वो मैं आपको बता भी सकता हूँ। Are we done? चलो भाई, ये वो सवाल था जो पूछा था, इसमें 2 सवाल हैं और दोनों के जवाब लिखे हैं। ठीक है, ये तो कॉपी नहीं करना ना। अबे यार ये बाद में कर लेना, छोड़ो अभी, पढ़ाने दो मुझको। रिवर्सिबल का आंसर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। अगर कोई पूछे इरिवर्सिबल कौन सी टाइप है तो उसका जवाब नॉन कॉम्पिटिटिव है।
चलें, now the next thing is factors affecting enzyme activity. चाहो तो पेज छोड़ दो, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, स्लाइड कॉपी कर लेना, हमारे पास टाइम बचेगा. अब काम छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये कॉपी मत कीजिएगा अभी फ़िलहाल जब तक मैं आपको समझाना लूँ. इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंसिव. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स, यानी दोज फैक्टर्स विच विल अल्टीमेटली इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. ये वो चीज़ें होंगी जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगी. या तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी या तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी. एंड इन एनी वे it may leads to some effect over at the rate of reactions. यानी जब जब हम एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन पे भी फ़र्क पड़ेगा. एंड रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही जो इधर पड़ा, या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा. एम आई क्लियर? यानी आपने सिर्फ और सिर्फ हर फैक्टर में एंजाइम की एक्टिविटी डिस्कस नहीं करनी, यू आर गोइंग टू डिस्कस द रेट ऑफ रिएक्शंस एज वेल, क्योंकि अल्टीमेट उसका इफेक्ट वहाँ पे पड़ रहा है. सबसे पहले फैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट फॉरमोस्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स. आपको कंसंट्रेशन का मतलब पता है? कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, मिकदार, तादाद, क्वांटिटी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द सबस्ट्रेट्स विद द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. कि एंजाइम की एक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है. आपको ये बात पता है कि सबस्ट्रेट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स, आर दोज सब्सटेंसेस which are supposed to get bind on the body of an enzyme just to make an enzyme within its activated form. समझ आ रहा है? Yes, sir. क्या नींद आ रही है? Those structures, those molecules who are supposed to get bind on the body of an enzyme. सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एंजाइम की बॉडी पर अटैच होते हैं ताकि एंजाइम को क्या बना सकें? एक्टिवेट बना सकें, एक्टिव कर सकें. तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी सबस्ट्रेट की अमाउंट के बारे में बात हो रही है. सबस्ट्रेट की अमाउंट के अंदर हमने क्या किया? सबसे पहले फॉर एग्जांपल नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दी. ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमने बढ़ाया, जिसकी वजह से एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या हुई? बढ़ गई, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया. डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. If we are further going to increase the concentration of substrate, it may leads to further increase in the activity of an enzyme, which may leads to further increase in the rate of reaction. सही सब है, अभी आएगी. अगर हम और बढ़ा दें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे पास एक लिमिटेशंस क्रिएट हो जाएंगी, एक लिमिट सेट हो जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि व्हेन इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते रहें लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम पे और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे. ये तो मैंने कही स्टेटमेंट. क्या क्लियर है ये स्टेटमेंट सबको? मैंने क्या कहा है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाते रहें, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बढ़ती रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक. ये स्टेटमेंट कहती है. व्हाई इज दैट सो? हम पहले बढ़ा रहे थे तो इफेक्ट मिल रहा था, एक टाइम ऐसा आ गया जिसके बाद हम मज़ीद बढ़ा तो रहे, सबस्ट्रेट ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फ़र्क वो नहीं बढ़ रही, कांस्टेंट हो गई, और रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं बढ़ रहा. ऐसा क्यों? एक एक करके बात करते हैं. लगता है बहुत सारे बच्चों को इस पर बहुत कुछ आता है. जी आपने क्या कहा? इन्होंने कहा लिमिटेड एक्टिव साइट्स हैं. चले म्यूजिकल चेयर वाली कहानी है सारी. मतलब जैसे आप गेम खेल रहे हैं, जैसी म्यूजिकल चेयर के अंदर द म्यूजिक स्टॉप्स, सो द अमाउंट ऑफ सीट्स विच आर वेकेंट विच आर एम्प्टी वो लिमिटेड होती हैं. उस पर जितने लोग बैठ सकते हैं उतने बैठ जाएंगे, उसके बाद मज़ीद लोगों के बैठने की जगह नहीं है. सो दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द सीट्स एनी मोर. सेम गोज विद द नंबर ऑफ
एक्टिव साइट्स प्रेजेंट ओवर एट द बॉडी ऑफ एंजाइम। जितने एंजाइम प्रेजेंट होंगे उनमें जितनी जगह होगी एक्टिव साइट की, वो जितने सबस्ट्रेट आप बढ़ा रहे थे वो जितने ऑक्यूपाई कर पाए उन्होंने कर लिया। So there are actually oversaturation of the substrates with the oversaturated active sites. There are no more empty spaces. Simple as that. Is that clear to all? Yes, sir. Is there any other reason anybody wants to add on other than this one? ये मैंने मान लिया, आपकी बात सही है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई है और प्रोडक्ट नहीं भाई ने कुछ कहा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई और प्रोडक्ट नहीं चाहिए और सबस्ट्रेट बढ़ाने से और प्रोडक्ट नहीं। सही है भाई, कहना अच्छी तरह से चाह रहे हैं लेकिन जवाब दे दिया है। समझ में आया कुछ? मैं बताऊं? एग्जैक्टली कहानी है यहाँ पे छुपी हुई। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन भी साथ साथ कहते हैं कि बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था ना, अब गौर से सुनते रहिएगा, इसमें मैं कहानी में कहीं से कहीं निकल जाऊँगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब आप भैया हर चीज़ बढ़ा रहे थे इस वक्त, इस दौरान दिस गुफ्तगू, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, तो क्या उसकी वजह से प्रोडक्ट्स की तादाद भी बढ़ रही थी? बिल्कुल बढ़ रही थी। तो प्रोडक्ट्स की तादाद की भी तो हम बात करनी चाहिए ना हमें कि प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट जितनी तेज़ी से बढ़ रहे थे क्या इस दौरान, इसके आने से पहले, लिमिट आने से पहले जितनी तेज़ी से आपकी बॉडी में प्रोडक्ट बने होंगे, क्या इतनी तेज़ी से आपकी बॉडी ने ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया होगा? नहीं। लेकिन प्रोडक्ट की तादाद बढ़ गई होगी, और यही प्रोडक्ट जो कंज्यूम नहीं हो पा रहे अभी, ये प्रोडक्ट यहाँ पे, इसका मतलब है क्या कहलाए जाएंगे कि ये यहाँ पे एक्सेसिव तादाद के अंदर जमा होते जा रहे हैं। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो गई है प्रोडक्ट की। क्या हो गई है? तादाद कसीर हो गई है प्रोडक्ट्स की। जब तक के वो इसे इस्तेमाल ना कर लें, जब तक के वापस इनका इफ़ेक्ट इसके ऊपर आना शुरू नहीं होगा। सर अभी भी समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया कि प्रोडक्ट के ज़्यादा होने की वजह से ये क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा इस पर और इस पर, वजह क्या है? अब कौन समझाएगा इससे आगे? ये तो कहानी वो सुनाई है जो किताब में जितनी लिखी थी, यही लिखा है, यही बात ख़त्म हो जाती है। तो फ़ायदा क्या क्लास में आने का? ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते थे कि इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये लिखा होता है। अब मुझे आगे का कोई समझा दो तो मैं मानूँ कि ये चीता है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, ये चीती है जी। रिएक्टेंट्स भी तो खत्म हो रहे होंगे ना? रिएक्टेंट्स भी तो खत्म हो रहे होंगे ना, अगर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो। कर दो ख़त्म, फिर क्या होगा? अगर रिएक्टेंट्स ही नहीं रहेंगे तो रिएक्शन कैसे चलेगा? रिएक्टेंट्स नहीं रहेंगे तो रिएक्शन कैसे चलेगा? हम यहाँ रिएक्टेंट्स की को डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ, उसका लिंक हमें निकालना है किसके साथ? तो सवाल मेरा सिर्फ इतना है, आपकी जो सवाल है कि रिएक्टेंट्स ही ना रहें, तो हम रिएक्टेंट्स पे तो हम जा ही नहीं रहे। रिएक्टेंट तो जितने थे वो कहानी ख़त्म। मैं बोल रहा हूँ ख़त्म भी कर दो, तो हम तो बचे कुचे किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो ये एक्सेसिव अमाउंट में जो ये पड़ा हुआ है बॉडी में, इसकी वजह से आपका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है इन दोनों चीज़ों का? क्या रिलेशन है इनका? क्लैरिफाई नहीं हुआ। मैं क्लियर बात बता पाया हूँ अभी तक? यहाँ तक तो क्लियर है ना कि प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं ये भी पता है, मगर इन प्रोडक्ट का क्या रिलेशनशिप है टूवर्ड्स दिस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स एंड टूवर्ड्स दिस स्टॉपिंग ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग एनी ऑफ द इंक्रीज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट्स एनी मोर। उर्दू ज़बान में कि ये जितने ज़्यादा तादाद में पड़े हुए हैं, इनका कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा इसके ऊपर, जब भले आप सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रहे हो? उसका क्या रिलेशन है उसके साथ? रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। अच्छा, ये तो वही बात घुमा, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं प्रोसीड हो रहा? मेरा सवाल ही यही है। आइए, असल में हम सब लेते हैं, कोरिलेट नहीं कर पाते। ये जो प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो रहे थे, अब आइए मैं आपको थोड़ा गहराई में लेके जाता हूँ। तैयार है आप लोग कन्फ्यूज़न होने के लिए? आपने एक ज़माने में एक वर्ड पढ़ा था, वर्ड क्या बल्कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया था बेटा? ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको होमियोस्टेसिस का मतलब पता है तो उसका मतलब होता है कांस्टेंट स्टेट या द मेंटेनेंस, राइट? एवरीथिंग इज सपोज टू बी इन द मेंटेनेंस। जैसे आप अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं,
ऐसी बॉडी के अंदर हर किसी चीज़ को मेंटेन रखने का इख्तियार है। और किसको मेंटेन रहना चाहिए? प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे हो गए थे? एक्सेसिव हो गए थे। जब प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सेसिव हो रहे हैं तो होम्योस्टेसिस की तादाद इंक्रीज हो रही है। होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब किया आपने, नहीं किया? क्या होम्योस्टेसिस ऑफ द प्रोडक्ट डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टर्बेंस आई। जब डिस्टर्बेंस आती है तो क्या एक्टिवेट होता है? डिस्टर्बेंस आई, फीडबैक से मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा? जो प्रोडक्ट यहाँ पे बढ़े हुए हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के पास कितनी टाइप्स होती हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला काम करे या पॉजिटिव वाला? यहाँ बढ़े हुए हैं, मुझे वापस होम्योस्टेसिस पे लेकर आना है, तो बेटा मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? पॉजिटिव का इस्तेमाल करूंगा। पॉजिटिव क्या काम करता है? और बढ़ाएगा। क्या मुझे प्रोडक्ट और बढ़वाना है? मुझे प्रोडक्ट क्या करना है? तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा बॉडी में? मैं नहीं करूंगा, खुद ही होगा। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम किस चीज़ के थ्रू, वो क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट को वापस मजबूर कर बैठे कि बॉडी के अंदर प्रोडक्ट की तादाद इस्तेमाल हो और वापस कम हो जाए, उस प्रोसेस को कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और जो अभी आपने आज ही पढ़ा है, इनहिबिशन करवाएगा बॉडी में। क्या करवाएगा? नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। कैसे? असल में आइए पीछे, यही प्रोडक्ट will behave like, अब तो बता दो। Yes, will behave like an what? Inhibitor, and they will block the what? Everything. They will block those things which you have just studied. They will block these things. They will block these things. So if these products are there, so there are no more substrate. They can bind over at these sites. जब तक, कब तक सर? जब तक हमारी बॉडी इन प्रोडक्ट को क्या ना शुरू कर दे, यूज़ करना ना। जब यूज़ करना शुरू करेगी तो प्रोडक्ट की तादाद वापस से पहले ज़्यादा थी, अब कैसे होने लगेगी? प्रोडक्ट की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। जैसे ही प्रोडक्ट की तादाद किस पे आ जाएगी? होम्योस्टेसिस पे आ जाएगी। दे विल लीव आउट दोज स्पेसेस एंड द इफेक्ट विल कम अगेन। इनका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा वापस। कुछ समझ आया? दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। इतनी गहराई में इस तरह से नहीं लिखा हुआ किताब में, लेकिन इसका जिक्र ज़रूर है, बार बार है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमडी कैट के लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपको को रिलेट किया। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा समझ में आया है ना। सिंटेक्स में भी है, हाँ, वो वैसे पढ़ाया नहीं जाता हमको। समझ में आया? ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। मैं सवाल पूछूं? मेरा ये सवाल है कि नेगेटिव, वैसे इस चीज़ों के ज़्यादा पैसे लेने चाहिए मुझे तुम लोगों से ना। वैसे नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, बात मैं इतना अच्छा पढ़ा देता हूँ, मुझे खुद पे इतना समझ नहीं आता कहाँ से आ जाता है इतना, कि नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन की है ना फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल्स क्या हैं? सॉरी, एक तो ये हो गया ना, आपने बोला अभी क्या बोला? अच्छा, आपको सवाल समझ में आया? मैंने क्या पूछा? नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन की फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल। मतलब एक और बात यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए आपको, क्या हमारी बॉडी में ज़्यादा तो नहीं हो रहा, उल्टी तो नहीं आ रही आप लोग? अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर कि नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब इट अकर्स नॉर्मली, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस एज वेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होता है टू कंटिन्यू द होम्योस्टेटिक कंडीशंस ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? एक एग्जांपल तो आपने अभी पढ़ ली, जो अभी आपने, यस सबसे करेगा बिल्कुल। एक आपने अभी पढ़ ली, एंजाइम्स एक्टिविटी। वेरी गुड, पीछे से जवाब आया एक और। कौन सी एक्टिविटी? हार्मोनल रेगुलेशन। ये पूछना चाह रहा था।
हार्मोनल रेगुलेशन, वेरी गुड। इसकी एग्जांपल देके समझाइए। थायराइड मोलेटिव हार्मोन यस, वेरी गुड, सही समझाया भाई ने। आइए देखिए क्या एग्जांपल है इसकी। हमारी बॉडी के अंदर आपने पढ़ी हुई चीज़ें ही आपकी, सिर्फ आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। एमडी कैट के अंदर अगर आप कोरिलेट करके पढ़ लेंगे तो आप खुश रहेंगे। सही। ये बंदा है, ये बंदे का थायराइड है, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। दिस इज द थायराइड ग्लैंड एंड दिस इज द ब्रेन, वो हमें नज़र आ रहा है। ये हेयर स्टाइल नहीं है, ब्रेन है, खुला हुआ है। इस ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज कराता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड जो रिलीज कराता है वो है थायरॉक्सिन, T3, T4, पता है ना सारी बातें, ठीक है। अब इन दोनों को कोरिलेट करोगे ना, ये पूरा फिनोमेना, पूरी एग्जाम्पल, दे आर एक्चुअली बैलेंसिंग विद ईच अदर थ्रू द नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। हाउ? पूछूं? व्हेन यू हैव इंक्रीज लेवल ऑफ T3, T4 या इंक्रीज लेवल ऑफ थायरॉक्सिन, तो मतलब बोलना चाह रहा हूँ कौन सी कंडीशन है ये? हाइपर थायरॉइडिज्म हुआ है। द लेवल्स ऑफ TSH इज डैश। क्या होना चाहिए भाई? ABCD, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, हमें नहीं पता। ऑप्शन डी। हाँ जी, डिक्रीज और इंक्रीज। जब T3, T4, आइए पीछे देखते हैं, ये वाले ना, थायराइड जागा हुआ है, फुल ज़बरदस्त जाग रहा है। मतलब जागने से मुराद ये है कि इतना जाग रहा है कि भाग रहा है, भागने से मुराद ये है कि इतना भाग रहा है कि इसने सारे जो लेवल्स हैं ना अपने हार्मोन्स के, वो क्या कर दिए, बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। जब ये भाग रहा है इतना तेज़ी से, तो ये जो TSH वाले भाई हैं, क्योंकि ब्रेन में ये इसको एक इंडिकेशन देंगे कि भाई इतना नहीं भागो, थोड़े हल्के में आ जाओ, कम आ जाओ। तो वो क्या कहा, नहीं मैं नहीं कम हो सकता, उसने कहा चलो मैं हल्के में आ जाता हूँ, मैं कम हो जाता हूँ। तो ये अपने आप को डिक्रीज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि नाम से पता लग रहा है इसको, TSH ये वो है जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो ये जब इसको स्टिमुलेट करेगा, जितना ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा उतना ज़्यादा ही रिलीज होंगे। तो ये अपने लेवल क्या कर देगा, उस वक्त कम कर देगा। जब ये कम करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका लेवल भी कम हो जाएगा। आप कम करने की बातें कर रहे हैं, आप किसकी बातें कर रहे हैं? कम करने की। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये कौन से मेथड के थ्रू हुआ है? नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन की एग्जांपल है ये पूरी। तो इसका जवाब है डिक्रीज। सर तो ये हाइपरथायरॉइडिज्म सॉरी, नहीं होगा, क्या नहीं होता होगा? हाइपरथायरॉइड हो जाता है जब वो भी रिस्पॉन्ड करना छोड़ दे, मतलब उससे भी कंट्रोल ना हो रहा, तो डिजीज जब होती है। ठीक है, सेम गोज द अदर वे अराउंड। जी, और किसी का कोई सवाल समझ में आ रहा है? कॉपी कर लें अब ये वाली चीज़ सबसे पहले। ये हमने एक ही फैक्टर पे अभी इतना टाइम लगाया क्योंकि मुझे 3-4 चीज़ें इसमें समझानी थी आपको। दिस फर्स्ट फैक्टर वाज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसके अंदर मल्टीपल स्टोरीज थी कुछ। और सर हाइपोथायरॉइडिज्म तो पॉजिटिव हाइपोथायरॉइडिज्म है तो T3 T4 लेवल थायरॉक्सिन कैसे मिलेंगे? कम मिलेंगे। TSH कैसा मिलेगा? बढ़ जाएगा। बड़ा हुआ होगा। TSH बड़ा हुआ होगा। बाकी फैक्टर्स जो हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड। आगे करो बस ना, तो अभी मुझे टाइम दे दो यार, मेरे पास टाइम कम है। तुम लोग बहुत समझते हो चीज़ें, असल में पढ़ने लग जाते हो, एंड टाइम पे ही पढ़ाई याद आती है तुम लोगों को। हाँ, पिक्चर्स में दूंगा, पिक्चर्स दूंगा, सब पिक्चर्स दूंगा, एंड में दूंगा। आई डोंट हैव मच टाइम, आप लोग आज लेट भी हैं। अच्छा देखिए, इफेक्ट ऑफ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आइंदा से थोड़ा सा टाइम बचाना और कुछ ऐसा तरतीब करो कि टाइम हमारा सेव रहे। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आ जाए। पहला सवाल ये कि एक एंजाइम जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी अगर कभी मैं पूछूं किस टेम्परेचर पे परफॉर्म करता है?
तो इसकी हंसी खुशी ज़िंदगी जो है वो हमेशा रहेगी किस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये हैप्पी ज़िंदगी गुजारता है। अगर इसकी ज़िंदगी में एक विलन हम ले आएँ और इसकी ज़िंदगी के अंदर अगर हम विलन ले आएँ और वो जो कि ऐसा विलन है जो कि मतलब कि खूरखार विलन है, मूंछों वाला है, दाढ़ी भी है इसकी, ये फ्रॉक लग रही है, दाढ़ी नहीं लग रही इसकी, कि एक विलन आ गया भाई। विलन ने क्या किया, वो इसको लेके आया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाएगा तो मेरा सवाल ये है कि इसकी बॉडी के अंदर, पहला सवाल, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज। क्या मुझे बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा इंक्रीज? डिक्रीज होगा। क्या मुझे बताइए, इस वाले एंजाइम को जिसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट कर दिया है, इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस एंजाइम back to its 37 degrees Celsius, can this enzyme get reactivated? क्यों? क्योंकि आपने सही पहचाना, ये डीनेचर। डीनेचर क्यों हो गया भाई एंजाइम? तो वजह क्या है? क्योंकि हाँ, तो बोलना मुँह खोल के सही तो बोला, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस डिस्टर्बेंस हो जाती है क्योंकि इट इज प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीनिक नेचर का है, इसके अंदर ये डिस्टर्बेंस आ जाएगी, उसको बोलते हैं कॉगुलेशन हो जाती है, कॉगुलेट हो जाते हैं प्रोटीनिक मॉलिक्यूल्स, उसको बोलते हैं डीनेचरेशन। तो इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है? ये इरिवर्सिबल भी चेंज हो गया, आपने ये भी पढ़ लिया। अगर हम मैं वापस किसी और एंजाइम के बारे में बात करें, छोड़ देते हैं वो कहानी गंदी है, उसको छोड़ दें, भूल जाए। अगर हम एक वापस एक हंसी खुशी एक एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे, इसकी ज़िंदगी में भी विलन आ गया, मगर ये विलन अच्छा वाला है, ठीक है, अच्छा वाला, मतलब कम छोटा विलन है। वो इसको लेके गया एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ट्रीट करें किसी एंजाइम को हम, तो मुझे बताइए क्या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। रेट ऑफ रिएक्शन मगर क्या हो जाएगा? वो भी डिक्रीज होगा। मगर क्या नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्या इस एंजाइम को अगर मैं वापस 37 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करूं, कैन दे बैक रीएक्टिवेटेड? यस और नो? यस दे कैन। व्हाई नॉट? व्हाई? क्योंकि डीजनरेट। व्हाई नॉट? सो व्हाई दे आर नॉट गेटिंग डीनेचर्ड एट दिस? क्योंकि हम ये दो एक्सट्रीम कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं। वी आर गोइंग आउट ऑफ द रेंज। हालांकि एंजाइम के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि दे ओनली वर्क इन एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर। सो वी हैव डिस्कस्ड द टू एक्सट्रीम कंडीशंस एट 100 and at 0. So why they are getting denatured at 100 degrees Celsius? You told me because they are protein in nature and they get denatured due to the disturbance in the amino acid sequence. It was absolutely right. My question here is, why are they not getting denatured at 0 degrees Celsius? तो आप वो जुमला बोल दें, बस आप करीब करीब हैं, वो वर्ड बोल दें आप। एग्जैक्टली, वेरी गुड। दे आर थर्मोलेबाइल। क्या होते हैं भाई? थर्मोलेबाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो थर्मोलेबाइल का मतलब क्या पढ़ाया था एक ज़माने के अंदर? हीट सेंसिटिव। हीट सेंसिटिव होते हैं। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। दे आर सेंसिटिव टू व्हाट? हीट ओनली। दे आर नॉट कोल्ड सेंसिटिव, दे आर हीट सेंसिटिव एक्चुअली। तो वंस दे आर हीट सेंसिटिव, तो इसका मतलब है कि ये डीनेचर नहीं होंगे, इनका स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है? इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, सो नंबर 3, इफेक्ट ऑफ पीएच। वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एंजाइम्स ओनली गेट एक्टिवेटेड when they have their specific pH values। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन की हमने बात की थी, इन्हें ऑप्टिमम pH वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं द इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, तो रेडिएशन का क्या रोल है, क्या इफेक्ट है इसके ऊपर? कि वेन एवर द एंजाइम्स आर एक्सपोज, the more they are exposed to radiation, UV lights हो गई, X-rays हो गए, gamma rays हो गए, so the enzymes will get denatured। enzymes क्या हो जाएंगे?
और एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ वाटर इसका उल्टा है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। द मोर दे आर एक्सपोज टू वाटर, वाटर के साथ एक्सपोजर होगा एंजाइम्स का, तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज। बेस्ट एग्जांपल इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक सीड मेरे हाथ में है, एक सीड मैंने ज़मीन में लगा दी है, पौधा कहाँ से निकलेगा, क्योंकि पौधे में आप क्या देंगे, ज़मीन में क्या होता है, पानी। जैसे ही सीड को पानी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, सीड में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कैटालिटिक रिएक्शंस को क्या कर देंगे, इनिशिएट करके स्पीड अप कर देंगे। दैट विल लीड टू द जर्मिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड जर्मिनेशन? आखिरी जुमला इस चैप्टर का, व्हाट इज जर्मिनेशन, ये बता दो, छुट्टी दे दूंगा। नहीं ये बता दो पहले। अच्छा पूछो। वाटर का टेम्परेचर भी तो स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल 37 बिल्कुल ऐसे ही, नहीं नॉट स्पेसिफिक 37 हो, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड ना हो, तभी तो फसलें भी एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर ख़राब होती हैं। व्हाट इज जर्मिनेशन? अल्लाह ये नहीं आता बच्चों को, जर्मिनेशन की डेफिनेशन 9वीं क्लास का बच्चा बुलाऊंगा ना, 9th क्लास का, वो बता देंगे। अभी सर बड़े हो गए इस वजह से। बताइए व्हाट इज जर्मिनेशन? सीड का निकलना, प्लांट का निकलना। वाह वाह वाह, क्या डेफिनेशन। ये जो सीड मेरे हाथ में है और जो सीड जमीन में लगी है, दोनों में से अलाइव कौन सी और डेड कौन सी? दोनों अलाइव। वेरी गुड, चलो कुछ तो आता है। लेकिन दोनों अलाइव है, मगर दोनों में फर्क क्या था? जिसमें से पौधा निकल गया वो अलाइव रही, या जो मेरे हाथ में अभी भी है वो अलाइव है? दोनों अलाइव है, बिल्कुल सही कहा। तो जो मेरे हाथ में है उसके लिए एक अलग नाम है, तो अलाइव तो है, मगर कौन से फेज में? डोरमेंसी फेज में। कौन से फेज में? जिसको बोलते हैं डोरमेंट है वो, ऐसे ही है, डेड नहीं है, वायबल है, एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। स्लीपिंग पीरियड, यार बचपन में पढ़ते हो ना, स्लीपिंग पीरियड में ऐसा पढ़ा होगा ना बचपन में। तो व्हाट इज जर्मिनेशन? इट इज कॉल्ड एज अवेकिंग पीरियड। वाह वाह, सही बताना आपने। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ डोरमेंसी, द ब्रेक डाउन ऑफ डोरमेंसी पीरियड इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। थैंक यू वेरी मच। वैसे आगे एक और बात बता दूं आगे? हाँ सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी का इफेक्ट होता है। वो बता देते हैं, वो ऊपर है। वैसे मैं इससे रिलेटेड एक सवाल और करना चाह रहा था, कर लूं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन डू वी हैव? 2। नाम बताइए। तीसरी भी है, सही बताना आपने। एक है एपीजियल जर्मिनेशन और एक है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एक और नाम बता दे कोई, छुट्टी दे दूंगा। वीवी पैरस जर्मिनेशन, तीनों में क्या डिफरेंस है? कुछ आपको पता है, सीड ऐसी दिखती है, ठीक है, ये सॉइल है, दिस इज द एपिकोटाइल, दिस इज द hypocotyl, and this is the cotyledon. Okay, this is the epicotyl, this is the hypocotyl. ये soil है, okay, समझ आ गया? Now due to the rapid growth of epicotyl, एपिकोटाइल ही रैपिडली ग्रो करिए,
द रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल लीड्स टू विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन? ये सॉइल है, सॉइल से नीचे गया, ऊपर चला गया? इट इज एक्चुअली हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन का एक और पॉइंट, इट इज सीन बिलो द लेवल ऑफ द ग्राउंड, अबव द लेवल ऑफ द ग्राउंड, बिलो द सॉइल। ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ, ये कौन सी जगह अभी बताया था सब? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का रैपिड ग्रोथ हो रहा है, किधर जा रही है जर्मिनेशन? अबव द लेवल ऑफ सॉइल और बिलो द लेवल ऑफ सॉइल? इसी को तो क्या कहते हैं? एपीजियल जर्मिनेशन। अबव द सॉइल। समझ में आ रहा है भाई? ऐसे ही वो बोलता जा रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर था, समझाने के लिए बताया। ये हाइपोजियल ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ हाइपोकोटाइल। उल्टा है, देखो उल्टा वर्ड है, हाइपोकोटाइल है, एपीजियल है, और एपिकोटाइल है, हाइपोजियल है। कैसा है? कुछ बच्चों को उल्टी आ रही है, थोड़ी देर और कंट्रोल कर लें। अच्छा, वीवी पैरिस में, हाँ चलो छोड़ देते हैं, चर्चा में जा रहा हूँ। द सीड रिमेन इंटैक्ट विथ द पेरेंट बॉडी, और वो इसके साथ ही अटैच रहता है। साइज ऑफ इंक्रीज होता रहता है उसके साथ साथ भी, जैसे जैसे पेरेंट बॉडी बढ़ती है, नरिशमेंट मिलती है, और वो उसके साथ ही अटैच रह के अपनी चीज़ें हासिल कर देता है। जैसे ही वो बढ़ जाता है वो उससे अलग होकर गिर जाता है। एग्जाम्पल उसकी होती है कोकोनट। ओके, लाफिज लाफिज। क्या मतलब? नहीं, किसी में अलग अलग, प्लांट्स में अलग अलग है। आइए कोई यहाँ पे आ जाए और बच्चों को जरा स्लाइड्स आगे कंटिन्यू कर दो, आगे चले जाओ। कर लोगे? पीछे करूं? ले ली? आगे करूं? हो गया? एक मिनट बता देगी। अबे यार एक सेकेंड, हो गया था ये? पिक्चर्स ले रहे हैं। हो गया स्टॉप? हो गया? हाँ हो गया, पता नहीं।